हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट है क्या, इसको मैं एक्सप्लेन करूं इसके पहले तक हम देख लेते कि अभी तक क्या सिचुएशन हो रही थी। देखो जरा 1914 से लेके 1918 तक क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। सेकेंड नंबर पे क्या चीज़ है, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे ये होता है इस वर्ल्ड वॉर के कारण हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर भी इस वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। थर्ड हम लोगों ने देखा था कि कैसे महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न आते हैं इंडिया, तो वो इंडिया में रिटर्न आने के बाद छोटे छोटे से सत्याग्रह के मूवमेंट वो स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोगों ने देखा था चंपारण के अंदर जो बिहार में हुआ था। सेकंड हम लोगों ने देखा था गुजरात के खेड़ा में। एंड थर्ड हम लोगों ने देखा था गुजरात में ही अहमदाबाद का जो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जो सत्याग्रह करा था महात्मा गांधी ने। तो इन सत्याग्रह के कारण ना महात्मा गांधी को एक ये चीज़ पता पड़ गई कि ये जो छोटे छोटे से मूवमेंट करे थे, इस तरीके से उन्हें एक बड़ा मूवमेंट, एक नेशनल लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करना है। अब देखो जरा, पहले जो मूवमेंट था ना वो छोटे छोटे से मूवमेंट थे। छोटे मूवमेंट्स का मतलब वो जो जगह जिस लिमिटेड एरियाज के अंदर थे, जैसे चंपारण की बात करें तो बिहार के अंदर, स्पेशली बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मूवमेंट हो रहा था। खेड़ा की बात करें तो ये भी गुजरात के अंदर ही हो रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो ये गुजरात के सिर्फ एक सिटी के अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे प्लेस, स्पेशली मैं कहा जाऊँ तो किसी लिमिटेड एरियाज के अंदर हो रहा था। और अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि एक बड़े लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे कोई एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या करा, उसके लिए महात्मा गांधी जी फाइनली कोई ऐसा इशू, ऐसा इशू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते कि कुछ ऐसा इशू मिले जिस पे वो मूवमेंट लॉन्च कर पाए। अब इस चीज़ को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। अब फॉर एग्जाम्पल आप गए आपके फादर के पास, आपने बोला पापा मुझे 500 रुपीज़ दे दो। पापा ने आपको 500 रुपीज़ दे दिए, रिचार्ज कराने के लिए आप लोगों ने शायद मांगा होगा। सेकेंड टाइम फिर आप गए पापा के पास, पापा एक काम करो मुझे वापस जो है 500 रुपीज़ और दे दीजिए, मुझे शायद कुछ और परचेस करना है। आपके फादर ने वो भी चीज़ दे दी। आपको समझ में आ गया कि यार आज जो है अभी मूड बहुत अच्छा है पापा का, और पापा जो है मेरी सारी बातें जो है मान रहे हैं, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए जो मैंने मांगा पापा ने मुझे दोनों बार पैसे दे दिए। तो थर्ड टाइम आप जाते हो और पापा को जाके बोलते हो पापा एक काम करो, मुझे आप जो है ना इस बार एक नया मोबाइल जो है वो मोबाइल फोन दिला दो। जैसे ही आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन की बात करी, पापा ने कहा कि बेटा अब आपको मैं मोबाइल फ़ोन नहीं दिला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पहले आपकी डिमांड थी वो छोटी डिमांड थी जिसको मैंने फुलफिल कर दी, और जैसे ही आपने बड़ी डिमांड करी वो स्पेशली मोबाइल फ़ोन की, हो सकता है एप्पल का मोबाइल मांगा हो आप लोगों ने, और पापा ने उस चीज़ को मना कर दिया। तो यहाँ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी ने जो छोटे छोटे से मूवमेंट स्टार्ट करे थे स्पेशली बिहार में, गुजरात में, तो ये छोटे मूवमेंट, और इस छोटे मूवमेंट्स के कारण महात्मा गांधी जी को सभी मूवमेंट्स में सक्सेस मिली। तो महात्मा गांधी जी को लगा क्यों ना मैं कोई एक बड़ा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करूं, और इस बड़े मूवमेंट्स के लिए महात्मा गांधी एक इशू मतलब कोई एक ऐसा मैटर चाह रहे थे कि किस पे स्टार्ट करें। ऐसा तो है नहीं कि बाहर जाके खड़े हो जाए और सीधे मूवमेंट स्टार्ट कर दे। तो इसी बीच महात्मा गांधी जी को एक इशू मिला, जो इशू था जो इशू था रॉलेट एक्ट का। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इस रॉलेट एक्ट का रियल नाम ये था एनार्किकली एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इस एक्ट का बेसिकली जो नाम, नॉर्मली इसको हम जो कॉमन नेम से जानते हैं, इस एक्ट का रियल नेम तो यही था। इसको हम जो नॉर्मली जानते हैं वो या तो इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस एक्ट का रॉलेट एक्ट के नाम से क्यों जानते हैं तो इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि ये जो एक्ट था, ये एक्ट जो था ना, स्पेशली ये बनाने वाले जो इस एक्ट की जो मीटिंग हुई थी, जहाँ पे ये जो जिस मीटिंग में, जिस कमेटी के अंदर ये एक्ट बना था, उस मीटिंग या उस कमेटी को जो हेड करने वाले पर्सन थे उनका नाम था सर, या मैं बोल सकता हूँ लॉर्ड सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम के कारण इसी एक्ट को रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। और ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंदर ऐसा क्या था कि महात्मा गांधी जी को एक बहुत बड़ा इशू मिल गया। तो इस एक्ट के अंदर ये था बेसिकली कि जब भी इस एक्ट का बेसिकली अगर मैं बता दूं इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो इस एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर का पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये था कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट, इस एक्ट के लगने के बाद गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी पावर आ जाती है, और गवर्नमेंट बिना किसी ट्रायल
ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकते हैं, वो भी 2 सालों तक। अब सोचो जरा, इस एक्ट के कारण क्या पावर आ जाती थी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई कि वो बिना किसी ट्रायल, अब आप बोलोगे सर ट्रायल क्या होता है, तो बिना किसी कोर्ट में कोई केस करे सीधे के सीधे उस आदमी को जेल में बंद कर दिया जा सकता है, वो भी 2 सालों तक। ठीक है, अब आप देखो जरा हमारे इंडिया के अंदर, अगर मैं आज की तारीख में बताऊं, आज की तारीख में अगर पुलिस किसी पर्सन को जेल में अगर बंद करती है तो उसे 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। मतलब पुलिस चाहते हुए भी किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा जेल के अंदर नहीं रख सकती है, अगर बीच में कोई हॉलीडेज या कोई इस तरीके से सिचुएशन ना हो तो। दैट मीन्स कि 24 घंटे के बाद उस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और वो डिसाइड करेंगे कि इसको जेल में रखना है या इसे जेल से छूट दी जा सकती है या इसको जमानत पे बाहर छोड़ा जा सकता है, तो वो डिसाइड करने का मजिस्ट्रेट, मतलब जज का काम है, पुलिस इसको डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन ये जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट 1919, इस एक्ट के कारण पुलिस के पास ये पावर आ जाता है कि वो किसी भी पर्सन को 2 साल तक जेल के अंदर बंद कर सकती है। सेकंड, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, ये चीज हो गई। और जिस बंदे को, जिस पर्सन को जेल में बंद किया जाता है ना, उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उस पर्सन का भी नाम जान पाए कि किसने उसके अगेंस्ट ये कंप्लेन करी या किस रीजन से उसको कोर्ट या किस रीजन से उसको जेल में बंद किया गया है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और सेकेंड नंबर की अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो इस एक्ट के अंदर था, तो सेकेंड इस एक्ट के अंदर ये चीज थी कि इसके लिए एक स्पेशल अलग से कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। मतलब इसकी सुनवाई नॉर्मल तरीके से नहीं की जाएगी, अगर कहीं पे सुनवाई भी की जा रही है तो वो एक अलग सेपरेट कोर्ट के अंदर की जाती है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं, इसी रॉलेट एक्ट के अंदर जो इंक्लूड किया गया था, इस रॉलेट एक्ट के अंदर ये पॉइंट भी था कि जो सुनवाई की गई है उस सुनवाई के अगेंस्ट अगर कोई पर्सन चाहे तो वो हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकता। मतलब जो सुनवाई हो गई उसमें जो डिसीजन लिया गया वही फाइनल डिसीजन होगा। देखो जरा, आज की तारीख में क्या होता है, जब हम किसी कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम उसके आगे जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हो गया, वहां पे जाके अपील कर सकते हैं, और वहां से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम आगे जा सके। लेकिन इस रॉलेट एक्ट के अंदर ये भी ऑप्शन नहीं था। वो जो पर्सन जिसको जेल में बंद किया गया है वो आगे जो है, आगे उसकी अपील भी नहीं कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो इसी एक्ट के अंदर एक ये भी चीज थी, स्पेशली गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एक्टिविटीज, स्पेशली वो हो सकती है प्रेस की एक्टिविटीज हो गई या मीडिया की कोई सी भी एक्टिविटीज है, उनको वो चाहे तो बंद करा सकती है फोर्सफुली। तो आपने देखा इस रॉलेट एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो लोगों को एग्री नहीं थे। अब ये रॉलेट एक्ट लाने का रीजन क्या था? इस रॉलेट एक्ट को लेके आने का सिर्फ एक ही रीजन था कि जितने भी हमारे देश के जो क्रांतिकारी या जो रिवॉल्यूशनरीज लीडर थे उनको कैसे भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल में करके रखे, उनको कैसे भी दबा दिए जाए उन सारे मूवमेंट्स को, जो नेशनलिस्ट या जो नेशंस के लिए मूवमेंट हो रहे थे वो सारे मूवमेंट्स जहां पे दब जाए। इस रीजन से इस रॉलेट एक्ट को बहुत ही जल्दी, हर्डली में बहुत ही जल्दी, इतनी जल्दी इस एक्ट को पास कर दिया गया कि इसको अपोज करने वाले जितने भी इंडियंस, मतलब सारे इंडियंस इसका अपोज कर रहे थे, उसके बावजूद भी इस एक्ट को 18 मार्च 1919 को अप्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, अप्रूव मतलब पास कर दिया जाता है कि ये एक्ट है जो लगा दिया गया है। अब इस एक्ट लगने के कारण बहुत सारी जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि इस एक्ट के अंदर हम सत्याग्रह करें, और इसी एक्ट को ध्यान में रखते हैं महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम एक बड़े लेवल पे, क्योंकि पहले जो लेवल था ना छोटा लेवल था, मतलब डिस्ट्रिक्ट तक लेवल लिमिटेड था, अब बड़े लेवल पे, अब नेशनल लेवल पे जो है हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम एक रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं? महात्मा गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि हम 6 अप्रैल से हड़ताल से इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हमारा जो सत्याग्रह है वो हम सत्याग्रह या जो पीसफुल जो प्रोटेस्टेंट किया जाता है उस प्रोटेस्टेंट को हम स्टार्ट करेंगे। अब महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल डेट जो थी वो फिक्स कर दी कि उसके बाद जो है हड़ताल हम शुरू कर देंगे। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन और आ सकता है कि सर ये हड़ताल क्या होती है? देखो हड़ताल
पहले भी हम लोगों ने वर्ड सुना है और अभी भी हम आज की तारीख में भी बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि कांग्रेस ने हड़ताल कर दी है, बीजेपी ने हड़ताल बुलाई है। इस हड़ताल का मतलब ये होता है स्पेशली कि जितनी भी जो फैसिलिटीज़ या जो भी सेवाएं चल रही है उसको कहीं ना कहीं वो बंद करा दिए जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही था। उस समय हड़ताल के अंदर क्या होता है, उस समय हड़ताल के अंदर सबसे पहले रैलीज निकाली जाती है। रैलीज मतलब लोगों के जो जिस पार्टी से लोग बिलोंग करते हैं वो पार्टीज के लोग नहीं आते रोड पे घूमते, तो एज इट इज वहां भी ऐसा ही था। लोगों ने क्या करा, रैलीज जो है वो निकाली गई। सेकंड नंबर पे हड़ताल के अंदर क्या किया गया, सेकंड नंबर पे हड़ताल के अंदर ये किया गया जितने भी वर्कर्स थे, जो भी कहीं जॉब कर रहे थे, स्पेशली जो वर्कर्स थे, उन सारे वर्कर्स ने क्या करी, स्ट्राइक करी। स्ट्राइक का मतलब क्या होगा कि वो अपने दुकान या जिस फैक्ट्री में काम करते उस फैक्ट्री में वो कोई भी लोग जॉब के लिए नहीं गए, तो उन्होंने स्ट्राइक करी गई। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक और चीज होती है इसी हड़ताल के अंदर, जिसको हम समझे जरा। तो पहला हम लोगों ने देखा क्या, पहले हम लोगों ने ये देखा कि इस हड़ताल के अंदर रैलीज की गई। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा कि रैलीज के बाद लोगों ने क्या करा, स्ट्राइक करी। लोगों ने जहां भी फैक्ट्रीज में जा रहे वहां पे जाना बंद करा। और इसके अगर हम आगे देखें तो स्पेशली जितनी भी रेलवेज की वर्कशॉप है या फिर हम बोले जो भी नॉर्मल शॉप्स है, ये सारी शॉप्स भी बंद कर दिए गए थे। अब सोचो जरा, इस जो ये मूवमेंट हो रहा था, जो हड़ताल हो रही थी, इस हड़ताल को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स को लगा कि यार शायद ये इससे और आगे ना जाए। उन्हें ये लगा ब्रिटिशर्स को कि कहीं हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स है वो इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। कम्युनिकेशन चैनल्स मतलब जैसे रेलवेज की बात की जाए, जो रेलवे से एक प्लेस से दूसरी प्लेस आया और जाया जा सकता है, ये कहीं इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। जो टेलीग्राम की जो फैसिलिटीज थी ये भी इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर इस हड़ताल को दबाने की कोशिश करते हैं, इस हड़ताल को रोकने की कोशिश करते हो। इसी चीज के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं स्पेशली जो, क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रहा था ना स्पेशली पंजाब के अंदर हो रहा था, तो पंजाब के अंदर फेमस जो दो लीडर्स थे या जो लोकल लीडर्स थे, उन लीडर्स को ये क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। कौन से दो लीडर थे, तो पहले लीडर का नाम था सत्यपाल जी एंड सेकंड नंबर पे जो लीडर थे उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। इस तरीके से इन दोनों लीडर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ ये और चीज ये करते हैं आगे कि महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी को दिल्ली में अंदर आने से भी रोक दिया जाता है, ताकि महात्मा गांधी जी दिल्ली में अंदर ना आए और इसको और बड़े लेवल पे ना स्टार्ट कर दिया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि रॉलेट एक्ट के अगेन प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए ब्रिटिशर इस एक्ट के अगेन रोकने की कोशिश कर रही है, लोकल लीडर्स को पकड़ा जा रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब लोकल लीडर्स को पकड़ा गया तो ये मूवमेंट और आगे स्प्रेड होता है। और इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, स्पेशली अमृतसर के अंदर, और 10 अप्रैल के अंदर वो पीसफुली, ध्यान से सुनना, पीसफुली मतलब शांति से प्रोटेस्ट करते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी, आपको पता है, महात्मा गांधी जी अपने जितने भी सत्याग्रह या जितने भी मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करे हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट में नॉन वायलेंस होती है, हिंसा नहीं होती है, शांति से ही सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अमृतसर के अंदर 10 जुलाई को जो ये पीसफुली प्रोटेक्शन किया जाता है, इन सभी लोगों के ऊपर स्पेशली जो पुलिस वाले क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं, और पुलिस वाले की गोली चलने के कारण ये मूवमेंट और जो है और चेंज हो जाता है। इसी चीज को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करते हैं ब्रिटिशर, अब जो है अमृतसर के ऊपर, स्पेशली अमृतसर के ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये मार्शल लॉ क्या होता है। देखो, मार्शल लॉ जो बेसिकली एक मिलिट्री लॉ होता है, और ये किसी भी जगह पे, ये किसी पूरी कंट्री पे भी लगाया जा सकता है, ये किसी पूरे स्टेट पे लगाया जा सकता है, या पूरे स्टेट के किसी छोटे से पार्ट या किसी छोटी से प्लेस पे भी लगाया जाता है। इस मार्शल लॉ के अंदर ये होता है कि जो लोगों के नॉर्मल पावर्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं, जो उनके राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स को हटा दिए जाते हैं, और उन पूरी प्लेस पे जो है मिलिट्री का जो रूल वहां पे होता है। तो इस मार्शल लॉ के कारण जनरल डायर जो है अल्टीमेटली अमृतसर के अंदर जो है उनका पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब ब्रिटिशर ये चाहते हैं कि कैसे भी ये जो सिचुएशन जो खराब हो रही है, इस सिचुएशन को रोक दिया जाए, इस मूवमेंट को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। स्पेशली ये ब्रिटिशर्स की कोशिश थी। अब इसी चीज ये हम लोगों ने देखा 10 तारीख के आसपास मार्शल लॉ लगा। इसी के बाद क्या होता है, स्पेशली 13 अप्रैल 13 अप्रैल 99 को स्पेशली सिख की अगर हम बात करें, सिखों का एक बहुत फेमस फेस्टिवल जिसको बोला जाता है वैसाखी।
बैसाखी होता है। और उस बैसाखी के आयोजन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ग्राउंड में गैदर होते हैं, और ये ग्राउंड का नाम क्या था, इस ग्राउंड या इस बाग को हम बोल सकते हैं जलियांवाला बाग के नाम से, जिसे हम जानते हैं, जो अमृतसर के अंदर है। एक तो ये जो एरिया था ना, ये जो ग्राउंड था या ये जो बाग था, ये सिटी से बहुत दूर था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हो जाते हैं। अब ये जो लोग गैदर होते हैं ना, इसमें दो तरीके से लोग थे। पहले तो वो लोग थे जो इस रॉलेट एक्ट और स्पेशली जो पुलिस ने फायर किया था, इन दोनों चीज़ के अगेंस्ट में वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। और बहुत सारे गांव के लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता था कि ये मार्शल लॉ क्या होता है, वो भी सारे लोग यहाँ पे गैदर होते हैं। और स्पेशली जो बैसाखी का पर्व है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखो हमारे इंडियंस की एक खासियत थी, स्पेशली पहले, आज मोबाइल फोन आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले हम इंडियंस क्या करते थे, और साथ में जाके हम सारे हमारे फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते थे। आप देखना जरा, अगर आप होली देखोगे तो होली में भी बहुत सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली हो गई या ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, सारे जो है लोगों के साथ में सेलिब्रेट किए जाते थे। तो ऐसा ही एक सिखों का जो फेमस फेस्टिवल था जिसका नाम था बैसाखी, वो बैसाखी सेलिब्रेट किए जा रहे थे। लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ क्या है, और कुछ लोग बिल्कुल पीसफुली शांति से वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इसी की सूचना, इसी की इंफॉर्मेशन जनरल डायर को पड़ती है। और जनरल डायर जो था ना, क्योंकि मार्शल लॉ लगा होने के कारण जनरल डायर क्या करता है, उस बाग में आता है, उस जलियांवाले बाग के अंदर आता है, और जलियांवाले बाग के जो एंट्रेंस है, जहां से इस बाग के अंदर एंट्री की जाती है, उन सारे एंट्रेंस को वो रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, और वहां पे वो गन के साथ खड़े होके कंटिन्यूसली शूट या कंटिन्यूसली फायरिंग जो है वो स्टार्ट कर देता। सोचो जरा कितना ये जो जनरल डायर कितना क्रूर या कितना अमानवीय एक तरीके से लीडर था कि उसने क्या करा कि लोगों के ऊपर बिल्कुल बिना आंख या बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी एक तरीके से इंफॉर्मेशन देते हुए, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश ना करते हुए, सीधे उसने जो एंट्री का गेट पॉइंट था वहां पे खड़े होकर गोलियों से उसने शूट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को उसने मारना जो है स्टार्ट कर दिया था। और उसने तब तक गोली चलाई जब तक उसके पास जितनी बुलेट्स या जो राइफल्स थी वो पूरी तरीके से खाली या खत्म नहीं हो गए, तब तक उसने कंटिन्यूसली गोलियां चलाई। और इसके कारण बहुत सारे लोग, लगभग 1000 के आसपास लोगों की तो वहीं पे डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इस जलियांवाला बाग के अंदर अगर आप देखोगे, आपको एक कुआं दिखेगा, उस कुएं के अंदर, उस वेल के अंदर कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये जो जनरल डायर ने अपना एक जो है एक्शन लिया था इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। इस सिचुएशन के बाद जो सिचुएशंस थी और ज्यादा खराब हो जाती है। आप सोचो ना जरा कितना बेकार इस आदमी ने काम किया था। अब इसके कारण क्या होता है कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया के भी जो बहुत सारी जगह है, यहाँ पे भी स्ट्राइक से लेके यहाँ पे भी रेलियाज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जनरल डायर का क्या मानना था? जनरल डायर का स्पेशली यही मानना था कि वो इन सत्याग्रह के माइंड में, जो सत्याग्रही करने वाले लोग थे, इन लोगों के माइंड में एक टेरर, एक इस तरीके से भयभीत का माहौल पैदा करना चाहता था ताकि वो आगे ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट ना करे। ऐसी डायर की सोच थी। लेकिन डायर की सोच तो जो भी थी बहुत बेकार थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मारने के बाद ये मूवमेंट और आगे बढ़ जाता है। अब स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ भी लोग जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रैलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लोग स्पेशली गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो गई या पुलिस स्टेशन हो गए या जो भी गवर्नमेंट के, स्पेशली अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस हो गए, रेलवेज हो गई, सभी जगह पे वो अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी चीज़ों को वो रोकने की कोशिश करते हैं। अब इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर और आगे एक्शन लेंगे। आप सोचो ना जरा, ब्रिटिशर इसके आगे अब क्या करते हैं? ब्रिटिशर इन सारे लोगों को दबाने के लिए और आगे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लोगों को, बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। लोगों को जो है पकड़ा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। उन लोगों को क्या करा जाता है, स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को पीटा जा रहा है, उन लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर फ्लडेड मींस कोटे से वार किया जाता है। वो चाबुक नहीं आता, उस चाबुक से उनके पीछे वार किया जा रहा है। फिर उन लोगों को ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि आप लोगों को घुटने के बल चढ़ना है, आप लोगों को अपनी जो नाक है उसको जमीन पे रगड़ना है। उन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जितने भी जो सत्याग्रही थे, इन सभी लोगों को बोला गया कि आप सभी सिपाही को सैल्यूट करें, सलाम करें। उन लोगों के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है इस सारी सिचुएशंस के बाद। और ये सारी चीज़ें तो ठीक ही थी, इसके साथ साथ वो और इसके आगे जाते
जाते हुए स्पेशली पंजाब के कुछ एरियाज के अंदर, तो वो गाँव के ऊपर बम भी बरसाए जाते हैं, तो गाँव पे बम से भी अटैक किया जाता है। इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो हमेशा नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट या नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट था उस पर वर्क करते थे। इस इतनी सिचुएशन खराब होने के कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, मतलब इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं ताकि ये मूवमेंट बंद हो जाए। और महात्मा गांधी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह किया जा रहा है। इस तरीके से जो मूवमेंट है यहीं पे बंद किया जाता है। लेकिन इस मूवमेंट को बंद होने के साथ साथ हम लोगों को और इवन महात्मा गांधी जी को कुछ चीज़ों का रियलाइज किया जाता है। महात्मा गांधी जी को ये लगता है कि ये जो मूवमेंट था ना, ये भी मूवमेंट अभी तक भी कुछ ही एरिया तक लिमिट था। स्पेशली ये जो मूवमेंट था ये सिटीज़ में, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वहीं पे ये मूवमेंट्स हुए थे। यहाँ पे अभी भी गाँव के लोग थे। जहाँ पूरे इंडिया की बात करें, पूरा इंडिया कंट्री का पार्टिसिपेशन जो था एक बड़े लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। और महात्मा गांधी जी को इस चीज़ से रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे कोई बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है तो मुझे जो है हिंदूज साथ ही साथ मुझे मुस्लिम को, इन दोनों को एक ही अम्ब्रेला मतलब एक साथ लाने की कोशिश करना। अगर ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो कोई एक बड़ा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्हीं सिचुएशन के साथ साथ बीच में एक और सिचुएशन हुई थी। देखो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चलता है। और ये वर्ल्ड वॉर कब एंड होता है, तो ये वर्ल्ड वॉर एंड होता है 11 नवंबर 1919 को वर्ल्ड वॉर 1 जो है खत्म होता है। और इस वर्ल्ड वॉर में आखिरी आते आते लोगों को समझ में आ जाता है कि स्पेशली किसकी, जर्मनी हो गया या फिर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया या फिर ऑटोमन एम्पायर हो गया, इनकी जो है वो हार तय थी, ये हारने वाले हैं। और इन्हीं लोगों के कारण, स्पेशली ऑटोमन एम्पायर्स के हारने के कारण एक रूमर्स ये स्प्रेड हो रहा था उस टाइम के अंदर। स्पेशली मार्च की अगर मैं बात करूं तो रूमर्स ये स्प्रेड हो रहा था कि जो ऑटोमन एम्पायर जो स्पेशली टर्की के अंदर था, वहां पे रूमर्स ये स्प्रेड हो रहा था कि वहां के जो स्पेशली जो स्पिरिचुअल जो जिनको बोला जा सकता है, क्योंकि वो जो था ना ऑटोमन एम्पायर, हमको पता है कि पूरे मुस्लिम रूलर्स थे। और इस ऑटोमन एम्पायर्स के जो मेन स्पिरिचुअल जो हेड को बोला जाता था उस समय खलीफा, मतलब जो स्पिरिचुअल जो धर्म गुरु थे, जो सुन्नी धर्म गुरु थे, उनके जो हेड थे वो उस समय तक वहाँ के हेड थे। और एक पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ये स्पेशली मुस्लिम धर्म के स्पिरिचुअली एक धर्म गुरु हुआ करते थे। अब लोगों को ये रूमर्स पता चली, रूमर्स जो स्प्रेड हुई उसमें ये पता चला कि जो ट्रीटी की जा रही, जो पीसफुल जो ट्रीटी की जा रही है इस कंट्री के साथ, वो ट्रीटी बहुत हद तक गलत है। इस ट्रीटी के अंदर स्पेशली जो खलीफा होता है ना, जो खलीफा जो धर्म गुरु का जो पद होता है, जो पोस्ट होती है, उसके इक्वल ये ट्रीटी नहीं है। उसकी या तो उनकी पोस्ट जो है उनके पद के खिलाफ ये ट्रीटी की जा रही है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अमानवीयता या जो अनमानवीयता जो है वो की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये रूमर्स भी स्प्रेड हुई। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में भी ये खबर पहुंची। और हमारे इंडिया में भी मार्च में, स्पेशली ध्यान रखना, मार्च में क्या हुआ, मार्च के अंदर जो है एक कमेटी बनती है जिस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। और ये कमेटी बनाने वाले कौन थे, तो ये कमेटी बनाने वाले लोग थे अली, जिसको बोला जा सकता है मुस्लिम ब्रदर्स। उनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों जो अली ब्रदर्स है ये क्या बनाते, खिलाफत कमेटी बनाते। अब देखो जरा ध्यान से समझना, सिचुएशन सभी एक साथ हो रही है। रॉलेट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 18 मार्च रॉलेट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मार्च के अंदर जो है ये 18 मार्च 1919 को जो है ये रॉलेट एक्ट पास होता है। सेकेंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो जो ये हम लोगों ने देखा था ना, जो इसके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जाता है वो कब किया जा रहा है, वो अप्रैल में 6 अप्रैल से स्टार्ट किया जाता है। और ये जो कमेटी बनी थी खिलाफत मूवमेंट्स के लिए, ये भी मार्च में बनाई जाती है। और इसका बनाने का पर्पस ये था कि कैसे भी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन सारी चीज़ों को पेश किया जाए, और ताकि ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ किया जाए कि जो खलीफा के खिलाफ जो आप ये चीज़ कर रहे हो ये गलत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो स्पेशली मोहम्मद अली और जो शौकत अली थे, ये गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी से मिल के उन गांधी जी को ये कन्विंस करते हैं कि कैसे भी हम इस पूरे मूवमेंट को एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जा सके। और गांधी जी को भी एक यहाँ पे एक मौका मिल जाता है कि वो कैसे भी हिंदूज और मुस्लिम को साथ में लेके आ जाए और एक बड़ा जो मूवमेंट, एक नेशनल वाइड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर सके। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ लगेगी कि क्यों मैं यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम की अलग अलग बात कर रहा हूँ। देखो हुआ क्या था,
हमारे इंडिया में कभी भी हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं थे, ये यहाँ पे इस देश में बहुत सालों से साथ में रहते थे, कोई परेशानी थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी ना, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, ब्रिटिशर्स की स्पेशली पॉलिसीज यही होती थी, ये लोगों को लड़ा दिया करते थे, ये लोगों के बीच में एक तरीके से बहुत गलत गलत भ्रम पैदा कर देते, जिसके कारण ये आपस में लड़ जाते थे। और ये भ्रम उन्होंने कब स्टार्ट कर दिए थे, ये 1909 के अंदर ही स्पेशली मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में एक तरीके से लाइन या डिवाइड जो था, इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ये ब्रिटिशर्स ने लेके आ गए थे, जिसके कारण हिंदूज और मुस्लिम जो थे अलग अलग थे। जहां भी कोई प्रोटेस्ट हिंदूज करते थे वहां पे शायद मुस्लिम जो है पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो गांधी जी को लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी एक स्पेशली कांग्रेस का सेशन, अच्छा यहाँ पे दो चीज आपके सामने एक और नया वर्ड आया हुआ है, कांग्रेस का सेशन। देखो होता क्या था, पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बनने के बाद कांग्रेस जो है 1885 के अंदर, जो आज की हमारी प्रेसिडेंट कांग्रेस है ना, जिसके फेमस लीडर है राहुल गांधी, हाँ यही कांग्रेस जो है इसकी स्थापना जो थी ये 1885 बनी थी। और उस 1885 बनने के बाद हर साल इनका हर इंडिया के अलग अलग जगहों पे एक सेशन होता था। सेशन का मतलब समझ लो एक मीटिंग होती थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होकर डिसाइड करते थे कि आगे हम क्या पॉलिसी बनाएं, कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो इसी कांग्रेस के सेशंस के अंदर जो कहाँ पे हुआ था, जो कलकत्ता या जिसको हम बोल सकते हैं हाँ कलकत्ता के अंदर, जो 1920 के अंदर सितंबर 1920 के अंदर जो सेशन हुआ था, इसी सेशन के अंदर फाइनली गांधी जी जो है कांग्रेस के ऑल द लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं उन सारे लीडर्स को कन्विंस कर लेते हैं कि हम लोगों को एक देश में बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है, जो कि एक नया मूवमेंट होगा जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट्स को जो है हम आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एसएसटी के अंदर स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी मैप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे मैप्स को हम लोगों ने एक ट्रिक्स के थ्रू याद रखा है। इवन जो ये कलकत्ता के अंदर या नागपुर के अंदर जो सेशन हुआ है, इन सभी मैप्स को भी हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हाँ ये नाम नहीं है, यही हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू हम लोगों ने ये सारे मैप्स जो है वो याद करे हैं। तो उन ट्रिक्स, उस मैप्स को याद करने के लिए आप हमारा मैप वाला वीडियो जरूर देखेंगे, जहां पे आपको इस ट्रिक से जो है एसएसटी के सारे मैप आप याद कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों सिलेक्ट किया गया, और साथ ही साथ आज जितना हम लोगों ने आज के जो टॉपिक्स में पढ़ा है, इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बने जा सकते हैं, और साथ ही साथ उनके सारे आंसर्स इस वीडियो के एंड में ही आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर आप लोगों के पास बेटा टाइम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू so much.